ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत आसियान संबंध और 17वां ईस्ट एशिया सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तयाल और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। स्कंद जी, अभी आसियान देशों के साथ हमारे देश का जो संबंध है ये काफी पुराना है, लेकिन अभी के विश्व परिदृश्य को देखते हुए और अभी के जो हालात हैं उनको देखते हुए इसकी खास महत्ता है। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, भारत और आसियान के संबंध तो बहुत पुराने हैं। इस समय 30वीं ये वर्षगांठ है जब से संबंध स्थापित हुए थे और आसियान के 10 मेंबर और भारत दोनों ही इस रिलेशनशिप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। पर पिछले 2-3 साल में जिस तरह विश्व का रूप बदला है, पहले कोविड महामारी की वजह से, उसके उपरांत हमने देखा कि इस वर्ष यूक्रेन और रशिया में युद्ध शुरू हो गया और 2013-14 से पूरे इंडो पैसिफिक में, पूरे ईस्ट एशिया में जो पहले एक स्थायित्व था, एक शांतिपूर्ण माहौल था, उसमें कुछ खलबली आई है और वो चीन की महत्वाकांक्षाओं की वजह से आई है। आसियान के देश भी उससे अपने को घिरा हुआ समझते हैं और कैसे चीन जैसे बड़े देश से निपटा जाए, उसको ठीक रास्ते पर रखा जाए, ये एक आसियान का, आसियान के मेंबर्स का और भारत का एक साझा उद्देश्य है, जिसको कुछ देश कहते हैं ऊपर से, कुछ लोग अंदर ही रखते हैं। पर परिप्रेक्ष्य विश्व का पिछले 2-3 साल में बदला है और कैसे ईस्ट एशिया है, इंडो पैसिफिक है, उसको शांतिपूर्ण रखा जाए और विवाद वहां न बढ़े, ये एक साझा महत्वाकांक्षा है भारत की, आसियान देशों की। और इस परिप्रेक्ष्य में बातचीत आज और कल वहां पर होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक पूरे इलाके में शांति नहीं होगी और तब तक समृद्धि नहीं होगी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति समृद्धि के लिए बहुत अहम है भारत आसियान संबंध। थोड़ा पहले से जाएं तो लुक ईस्ट की नीति थी और अब एक्ट ईस्ट की बात होती है। इनको देखते हुए भारत की क्या स्थिति है और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? मैं समझता हूँ कि 1992-93 से जब लुक ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने शुरू की थी, तो उस समय परिप्रेक्ष्य इकोनॉमिक अधिक था, क्योंकि उस समय सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, वो तो बिल्कुल ठप हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान उसमें आगे नहीं बढ़ रहा था और अफगानिस्तान में बहुत दिक्कतें हैं, ईरान में भी सैंक्शन थी। तो भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हमारे ये देखा गया, समझा गया कि अगर हम पूर्व की तरफ देखें, और उस समय पूर्व की ये सब इकोनॉमी, चाहे साउथ कोरिया हो, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 8-9% उनका जीडीपी बढ़ता था और इस दिशा में कार्य हुआ। और उसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने इसको और एक डायनेमिज्म दिया, ऊर्जा दी और इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा। मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट भी उसमें जोड़ा गया और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 सीज हमारे और आसियान के बीच में हैं। सबसे पहला एक कल्चर, हजारों साल से भारत के कल्चरल संबंध है। आप जाएं, आज बाली जाएं, बाली में G20 होगा अभी, वहाँ पर हिंदू संस्कृति का बहुत ही प्रभाव है, बौद्धिक संस्कृति का प्रभाव है लाओस, कंबोडिया में। दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा कॉमर्स और चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी हम देशों पर गौर करें तो कई देश हैं, उनमें अगर हम देखें जो अभी आर्थिक शक्ति के रूप में भी एक अच्छे हब के रूप में उभर रहे हैं, जैसे सिंगापुर है या कुछ हद तक मलेशिया भी है और थाईलैंड है। तो इन देशों के साथ हमारा आर्थिक संबंध हमें किस दिशा में ले जा सकता है? इस समय एक उद्देश्य है हमारा आत्मनिर्भर भारत, और भारत की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का बहुत प्रयत्न सरकार कर रही है, हमारे उद्यमी कर रहे हैं। भारत जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनमें उतना साझा नहीं है जितना होना चाहिए। हम विश्व की बड़ी इकोनॉमी है पर उतना साझा हमारा नहीं। और छोटे देश आसियान के हों, चाहे वो मलेशिया हो,
इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, उनका साझा उसमें बहुत है। जैसे कि मान लीजिए एप्पल फोन बनता है तो कोई भाग उसका मलेशिया से आता है, कोई सिंगापुर से आता है, कोई चीन से आता है। अब वो भारत में भी बनने शुरू हुए हैं। और हमें ये भी देखना चाहिए कि भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आसियान के साथ साइन नहीं किया, क्योंकि ये एक डर था और सही डर था कि चीन को उससे एक मौका मिल जाएगा भारत में निर्यात करने का कम ड्यूटी पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में उसमें भारत किस तरह भागीदार बने, ये एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है जिस पर बहुत काम हो रहा है। और जिन देशों का आपने नाम लिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हमारे भागीदार जापान है, उनके साथ कैसे एक औद्योगिक समीकरणों को और अच्छा सुदृढ़ किया जाए कि भारत की जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना योगदान कर सकें। इसमें भारत और आसियान के देशों के बीच में बहुत तालमेल की आवश्यकता है। और अभी हम देखें तो उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया में 17वें ईस्ट एशिया समिट को भी संबोधित किया है और ये शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया में अभी के आर्थिक और आपने जैसा कहा अभी सामरिक भी जो परिदृश्य है। लेकिन इसमें अगर हम गौर करें तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ये बातें कुछ और इशारा करती हैं भारत की भूमिका बहुत अहम हो गई है। आपकी क्या राय है? समय विश्व शायद 2 शीत युद्धों की तरफ बढ़ रहा है। एक शीत युद्ध यूरोप में हो रहा है, इसमें रशिया एक तरफ है और नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एक तरफ है। और शायद एक दूसरा शीत युद्ध धीरे धीरे अगर चाइना इसी रास्ते पर रहा अपने विस्तारवाद के, तो इंडो पैसिफिक में रूप लेगा, जिसमें सब डेमोक्रेसी साथ होंगी, आसियान के देश साथ होंगे और कहीं ना कहीं चाइना शायद 1-2 देश उसके साथ होंगे। इस सब जो नए समीकरण बन रहे हैं उनमें भारत का बहुत ही अहम योगदान है, एक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। और सब विश्व के देश जानते हैं कि भारत 130 करोड़ लोगों का एक देश है, जो न्यूक्लियर पावर है हमारे पास ब्लू वाटर नेवी है, हमारे पास 1 मिलियन से ज्यादा फौज है। तो जो भी नए समीकरण सामरिक स्ट्रेटेजिक बैलेंस इंडो पैसिफिक में आगे बनेगा, उसमें भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। एक और पहलू है, अगर हम देखें, आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि आसियान के साथ जो भारत के संबंध हैं उसमें कई फंड्स हैं जो आसियान और भारत के, आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड, आसियान S&T फंड एंड ग्रीन फंड। इन सब फंड्स में भारत की भी अहम भूमिका है और काफी कुछ कर रहा। तो इससे इन फंड्स की क्या भूमिका देखते हैं आप हमारे आगे बढ़ने में? आसियान में 3 देश, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, पहले वियतनाम को भी थोड़ा डेवलपिंग समझा जाता था, पर मैं समझता हूँ कि वो कभी तेजी से प्रगति कर रहा है। ये जो सब फंड्स हैं, ये किस तरह भारत और आसियान के देशों को और पास लाएं रिसर्च के माध्यम से और एक दूसरे के एक्सपर्ट्स विजिट करें उसके माध्यम से। मैं समझता हूँ कि इसका एक अपना बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे कि आगे जो नई टेक्नोलॉजी विश्व में आएंगी उसमें किस तरह भारत और आसियान के देश भी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करें। आजकल ये माना जा रहा है कि जो अगला कंटेस्टेशन होगा, अगली जो राइवलरी होगी, वो देश मिलकर जीतेंगे जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होंगे। और भारत की अपनी एक बेस है, अपना एक स्थान है, हमारे वैज्ञानिक, हमारे रिसर्चर्स, हमारे IT एक्सपर्ट दुनिया भर में माने जाते हैं। और भारत का हमेशा एक नीति है कि दूसरी देशों के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को और जितना प्रखर बना सके उसको बनाएं, और इसको दूसरे देश भी बहुत ही इसकी सराहना करते हैं। तो ये एक कदम उस रास्ते की तरफ है। स्कंदर रंजन जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत आसियान संबंध और 17वां ईस्ट एशिया सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तयाल और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।